हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग 12th के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें रिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था और करीब करीब 10-12 सवाल सब फर्स्ट में 5, पाँचवें में 5, फिर उसके बाद 2, 3, 4 हुआ था। और मैं आपसे बात किया था कि बेटे यदि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों तो आप सारी चीज़ बना जाओगे। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप प्रश्न की भाषा को समझ रहे हो, सेट है, उसी सेट पर परिभाषित एक रिलेशन संबंध दिया गया है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आपके पास तर्क है, लॉजिक है तब। अब देखें, एक संबंध उसी में था, केवल रिवाइज कर रहा हूँ, तुल्यता संबंध, जिसे इंग्लिश में इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। यह तभी संभव है जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, वही रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध होता है। अब रिलेशन शब्द के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। रिलेशन दो के बीच होते, रिलेशन दो के बीच होते हैं, जो मैंने बताया सामाजिक रिलेशन और मैथमेटिकल रिलेशन। हम लोगों को मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ना होता है। अब हम रिलेशन के बारे में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम चलेंगे, शब्द उसी में है, पहले रिलेशन बाद में फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। तो संबंध क्लियर और फंक्शन यानी फलन, फंक्शन। अब पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है बेटे? फंक्शन, फलन। आप कहीं भी जब बात कर रहे होते हो पिछले क्लासों में, तो बहुत बार आपको फलन, रिलेशन एंड फंक्शन आपने 11th में भी पढ़ा होगा। उसमें फलन के अंदर प्रांत पढ़ा होगा, शह प्रांत पढ़ा होगा, परिसर पढ़ा होगा। प्रांत को इंग्लिश में डोमेन कहते हैं, शह प्रांत को डोमेन, और प्रांत के वे अवयव जो शह प्रांत के वे अवयव जो प्रांत के किसी अवयव की इमेज हैं, उन अवयवों से बने एक समुच्चय, कोई समुच्चय जो प्राप्त हो रहा है, उसी को परिसर कहते हैं। परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं बेटे। प्रांत या प्रभाव क्षेत्र, प्रांत या प्रभाव क्षेत्र को इंग्लिश में डोमेन, सह प्रांत या सह प्रभाव क्षेत्र को इंग्लिश में को डोमेन कहते हैं, परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। क्लियर है? अब हम आते हैं फंक्शन। तो फंक्शन शब्द से, फलन शब्द से, बहुपद शब्द से आप पिछले क्लासों में परिचित हो। पिछले क्लासों में जैसे आप 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी बहुपद के बारे में पढ़ा होगा, बहुपद का गुणनखंड या व्यंजकों का गुणनखंड। 9th में बहुपद नाम से एक चैप्टर ही रहा होगा, जिसमें बहुपदों का योग, अंतर, गुणा, भाग, हेन तेन आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। बहुपद की डेफिनेशन यदि पढ़ाई गई होगी
तो पढ़े होंगे वह फलन जिसमें एक ही चर राशि हो और चर राशि का घात केवल पॉजिटिव इंटीजर हो, नॉट नेगेटिव, नॉट फ्रैक्शन। केवल कहीं कहीं ऋणोत्तर शब्द भी यूज किया जाता है। तो देखिए वहाँ पर जब आप इंग्लिश में पॉलिनोमियल, हिंदी में बहुपद, बहुपद की डिफिनीशन पढ़ रहे थे तो वह फलन जिसमें एक ही चर राशि हो और चर राशि का घात एक पॉजिटिव इंटीजर हो, ओनली पॉजिटिव इंटीजर, बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो शब्द आ गया फलन, लेकिन वहाँ फलन के बारे में बहुत डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो फलन क्या है, पहले तो आप देसी अंदाज में देखें फलन क्या है। फलन वह है जो किसी दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे y = 2x + 3। तो देखें यहाँ पर आप ये x, ये y = 2x + 3। तो x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। 2 × 0, 2 × 0 + 3। 1 रखेगा तो 2 × 1, 2 + 3 5। 2 रखेगा तो 4 + 3 7। 3 रखेगा 6 9। -1 रखेगा तो -2 + 3 1। -2 रखेगा तो -1। -3 रखेगा तो 3 आ जाएगा। यानी ये y का मान किस पर निर्भर कर रहा है? x के मान पर। x को हम कोई भी मान दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वो ले रहा है, ठीक है। लेकिन y का मान, x को तो हम कुछ भी दे रहे हैं, स्वतंत्र है, जो दे रहे हैं वो ले रहा है। लेकिन y स्वतंत्र नहीं है, ये हमेशा क्या दे रहा है? हमारी अपनी मर्जी से नहीं वैल्यू दे रहा है, वो हमारी मर्जी, इसके 2x + 3 के मर्जी पर निर्भर है कि इसके आधार पर वो क्या कर रहा है? वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इसलिए 2x + 3 एक फलन है। किसका फलन है? x का। ये 2x + 3 फलन है, किसका फलन है? x का। क्यों? कि 2x + 3 की वैल्यू निर्भर करती है, डिपेंड करती है x की वैल्यू के ऊपर। समझ रहे हैं? अब इसमें देखिए 2x + 3 में x की वैल्यू हम भिन्न भिन्न 0 1 2 3 -1 -2 -3 डाल रहे हैं, तो हमें 2x + 3 की वैल्यू भिन्न भिन्न मिल रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए 2x + 3 क्या है? एक फलन है। किसका फलन है? तो x का। अब यही लिखा है y, तो यानी y का मान किस पर निर्भर करता है? x के मान के ऊपर। इसलिए y फलन है। किसका? x का। तो जैसे आप अपने डेली लाइफ में आए, घर में आए, आप बच्चे हो, आपके गार्जियन पिता हैं, माता हैं, पिता हैं, माता हैं, तो आपको कोई आपका दोस्त निमंत्रण देता है, यार मेरी सिस्टर की शादी है, आप आ जाना।
आप क्या करते हो, आप अपने गार्जियन से, माता पिता से अनुमति लेते हो कि पापा मेरा एक दोस्त है, उसके घर में फंक्शन है, सिस्टर की शादी है, कुछ लोग आ रहे हैं, मुझे जाना है बोला है। यदि उनकी मर्जी होती है तो कहते हैं ठीक है जाओ, और यदि कह दिया ना नहीं जाना है तो आप नहीं जाते। तो आप किस पर डिपेंड करते हो? अपने पेरेंट्स पर, अपने गार्जियन पर। इसलिए आप क्या हो? फलन हो। किसके फलन हो? अपने पेरेंट्स के। और उसमें आप परतंत्र, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और गार्जियन इंडिपेंडेंट, पेरेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट। ये क्या है? ये निर्भर है किस पर? x की वैल्यू पर, और x किसी पर निर्भर नहीं है। ओके, जैसे स्टूडेंट और शिक्षक ले लो आप। स्टूडेंट और शिक्षक के बीच में स्टूडेंट डिपेंडेंट टू आवर टीचर, स्टूडेंट अपने शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। यदि शिक्षक बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट काफ़ी बढ़िया होता है, और स्टूडेंट को बात क्लियर नहीं होती, यानी शिक्षक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाता और केवल सवाल लगाते चला जाता है सूत्र पर। अब कैसे लगा रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन लगा रहा है वो, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बताता गणित का, तो बच्चे को बात समझ में नहीं आती। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते हैं आज के डेट में। लेकिन यदि पूरा विजन आपका क्लियर हो, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं और उसका पूरा विजन क्लियर हो, तो फिर आपको चीज़ें समझ ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ये मेरा मानना है, और इसको मैंने देखा है 30 से अधिक वर्षों से। अंडरस्टैंड? इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यदि 2 शब्द का पर आपने काम कर लिया तो फिर आपको नहीं रोका जा सकता अच्छा करने से। और मैथ आती है तो फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, और अच्छे से आएगी। तो देखिए, हम लोग चल रहे थे, जैसे वो 2 शब्द मैं बता दूं आपको क्या है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरा प्रैक्टिस। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और दूसरा अभ्यास, प्रैक्टिस। मेरा फार्मूला है, कमल सर का फार्मूला है, वेल प्रैक्टिस वेल मैथ, नो प्रैक्टिस जीरो मैथ। कॉन्सेप्ट और फिर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़े कमज़ोर होंगे तो भी बहुत अच्छे बन जाएंगे, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अच्छे रहेंगे तो भी बेकार हो जाएंगे। तो देखिए, टॉपिक हमारी थी फंक्शन। फंक्शन के बारे में मैंने बताया, जो निर्भर होता है वह फलन होता है जिस पर निर्भर होता है। मैंने समाज में बताया गार्जियन और बच्चे, तो बच्चे फलन है किसके? आवर पेरेंट्स, अपने गार्जियन के। स्टूडेंट और शिक्षक में स्टूडेंट निर्भर करता है शिक्षक के ऊपर। स्टूडेंट क्या है? फलन है किसका? टीचर का। टीचर स्वतंत्र है, बेटा आज तबीयत ठीक नहीं, क्लास नहीं लूँगा, चला गया, लेकिन आप उसके ऊपर निर्भर, पढ़ाएगा तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर y किसके बराबर है? 2x + 3 के बराबर। तो y फलन है किसका? x का, क्योंकि y का मान x के मान पर निर्भर करता है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी।
अब मैं थोड़ा सा एक बात और बताता हूं कि फलन क्या है। देखिए, आप देख रहे हैं ये एक मशीन है बेटे, और मशीन अंदर है, ये इसी में कार्य होता है। यहाँ से आप कुछ भी डालते हो, मान लो इसमें गेहूं डाल देते हो, इसको आप आटा चक्की ही समझ लो, आटा चक्की। आटा चक्की मशीनें, गेहूं डालते हो, यहाँ से आटा निकलता है, यहाँ से आपने गेहूं डाला, ये इसमें पत्थर घूम रहा होता है जो गेहूं को पीसता है और इधर आटा निकल के आता है। यानी फलन क्या है, इसमें हम 1 2 3 0 डाल रहे हैं, यहाँ पर 3 5 7 9 1 -1 3 एक्सेट्रा प्राप्त हो रहा है। यहाँ से हम डाल रहे हैं इन नंबरों को, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या हो रहा है, ये नंबर प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो यूं कहें कि फंक्शन इज ए मशीन, फंक्शन इज ए मशीन। फलन क्या है, एक मशीन है जिसमें डाला तो कुछ जाता है, इनपुट, ये क्या है, इनपुट, और ये है आउटपुट, बाहर निकलता कुछ है, ओके। जैसे आप धान की कुटाई ही हो रही है, तो अंदर आप धान डालते हो, बाहर आपको 2-3 चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो चावल देता है, पीछे की तरफ भूसी और कन्ना भी निकलता है। तो देखा, अंदर मशीन है जो चल रही है, पूरे को मिला के मशीन कहते हैं, लेकिन काम कहाँ हो रहा है, चेंज करने का अंदर, अंडरस्टैंड। तो फंक्शन की तुलना एक मशीन से मैंने की कि फंक्शन इज ए मशीन, जिसमें इनपुट हम देते कुछ और हैं, आउटपुट निकलता कुछ और है हमारा। डालता यहाँ गेहूं है, निकलता इधर आटा है, डालता यहाँ धान है, इधर निकलता है चावल और कन्ना भूसी। जैसे इसमें तेल की पिराई हो रही है, तो डालते सरसों है, तीसी है, कुछ भी जिस चीज़ का तेल निकालना होता है उसको यहाँ से इनपुट किया जाता है, और आउटपुट इधर खली और तेल के रूप में निकलता है। तो ये फंक्शन क्या है, एक मशीन है, ओके। क्लियर है कि नहीं? मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है और अच्छे से बात समझ में आ रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि आपको मैथ जानना है तो आपको नेचर जानना है, समाज जानना है, सोशल। व्हाट इज सोशल? नेचर, लॉजिकल। मैथ इज लॉजिक, तर्क। अंडरस्टैंड? तो देखिए, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि है आपको दिक्कत कोई?
तो बताएं। अब देखिए मैं चल रहा हूं आगे कि फलन देखें, अब फलन है, फलन देख लिया। फलन दो अरिक्त समुच्चय ए और बी है। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी हैं। अरिक्त मतलब जो रिक्त न हो, इंग्लिश में नॉन एम्प्टी सेट, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। ए से बी में, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, एफ। फंक्शन को जैसे रिलेशन था तो यहाँ आर लिखते थे, ठीक है। तो रिलेशन में एक्स आर वाई, अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, एक्स एफ वाई। यहाँ इसको इस तरह से आर सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, फंक्शन को एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। तो फंक्शन को किससे दिखाते हैं, इससे, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। ये है फलन को, या इसी को एफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं, या यही क्या है, वाई भी है, जैसा लिखा गया था। तो इसे क्या कहते हैं बेटे, डोमेन। डोमेन हिंदी में प्रांत या प्रभाव क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन सह प्रांत, सह प्रांत या सह प्रभाव क्षेत्र। एक शब्द आता है परिसर, जिसे रेंज कहते हैं, रेंज। अब सेट ए के सभी एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, डोमेन। समुच्चय ए ही डोमेन है, समुच्चय बी कोडोमेन है, और बी के वे अवयव जो ए के किसी न किसी अवयव के क्या हैं, इमेज हैं, कनेक्टेड है, संबंधित है किसी अवयव से, उन अवयवों का समुच्चय रेंज, परिसर कहलाता है, ठीक है। और फंक्शन को इस प्रकार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एफ सच दैट, इसको पढ़ते हैं, रीड एज एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, या एफ एक्स, या वाई से भी दिखाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक फंक्शन। अब फंक्शन के ही बारे में पढ़ना है, तो देखें मैथमेटिकल डेफिनेशन। आपने रिलेशन के बारे में देखा था, किसी एक ही समुच्चय में पढ़े जा रहे थे। कहाँ, किसी एक ही समुच्चय में, किसी, अभी पहले मैं रिलेशन बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बिना रिलेशन के फलन नहीं पढ़े जा सकते। थोड़ा सा एक बार फ्लैशबैक में ले चल रहा हूँ आपको। किसी समुच्चय का उसी समुच्चय से कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय, प्रत्येक उपसमुच्चय संबंध कहलाते। किसी दिए गए समुच्चय के उसी समुच्चय के कार्तीय गुणन के प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक जितने सबसेट बन रहे हो वो सभी क्या है, उपसमुच्चय है।
जैसे दो समुच्चय ए और बी लें तो ए और बी के कार्तीय गुणन के प्रत्येक उप समुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाते हैं। अब देखें फंक्शन क्या है। फंक्शन भी एक रिलेशन है। फंक्शन भी क्या है? एक रिलेशन है। एक विशेष प्रकार के रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन और कुछ नहीं है। फंक्शन भी एक संबंध है लेकिन एक विशेष प्रकार का संबंध है। सभी संबंध फलन नहीं हो सकते लेकिन सभी संबंध एक फलन होते हैं। दुनिया में जितने भी फंक्शन हैं सभी एक संबंध है लेकिन सभी संबंध फलन हो यह आवश्यक नहीं है। मैंने आपको क्या बताया? संबंध ही फलन है लेकिन कैसा संबंध? एक विशेष प्रकार का संबंध। वो विशेष संबंध क्या है कि अवयवों के बीच एक स्पेशल रिलेशन होगा। एक विशेष, उस विशेष चीज को जो फॉलो करेगा वो उस फंक्शन के अंतर्गत होगा। और फंक्शन से पहले क्या है? रिलेशन है। एक विशेष प्रकार के रिलेशन को ही एक विशेष प्रकार के रिलेशन को ही फलन कहते हैं। ओके, यानी क्या हुआ? फलन क्या है? एक संबंध है। कैसा संबंध है? एक स्पेशल केस है रिलेशन का। ओके, अब किन परिस्थितियों में फंक्शन होगा नहीं होगा, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा। कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, हम सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, फलन है नहीं है इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। जैसे आपने उसमें डोमेन, कोडोमेन और परिसर देखा था, यहाँ भी देखेंगे। प्रांत, परिसर, सह प्रांत। जैसे ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइंड है तो ए के सभी अवयव को डोमेन, बी के सभी अवयव को कोडोमेन और बी के वे अवयव जो सेट ए डोमेन के किसी न किसी अवयव के इमेज हैं, जुड़े हैं, उन अवयव का समुच्चय परिसर होता है। अब आए, इतनी बात जानने के बाद पहले फलन है कि नहीं है। ठीक है, तो देखें, जैसे ए बी सी डी और इसमें एस टी यू भी डब्ल्यू। ठीक है, ए का एस से, ए का डब्ल्यू से, बी का भी से, सी का टी से, डी का यू से। देखिए डोमेन के, अब देखिए यहां पर क्या है भाई, ए बी सी डी डोमेन, एस टी यू भी डब्ल्यू कोडोमेन, और ये टोटल रिलेटिव हैं। यदि ये फलन है तो ये टोटल परिसर भी है। ठीक है, लेकिन पहले ये देखिए ये फलन है कि नहीं है। तो यदि डोमेन के एक ही अवयव के लिए कोडोमेन में एक से अधिक प्रतिबिंब मिल रहा है, देखिए इधर जो ए बी सी डी हैं, इन्हें
प्री इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री इमेज। और STUVW ये इमेज। ए का इमेज S है, ए S से कनेक्टेड है और ये W से कनेक्टेड है। समझा कि नहीं? तो एक ही एलिमेंट्स ए के दो इमेज प्राप्त हो रहे हैं कहाँ? कोडोमेन में, इसलिए यह फलन नहीं है। यदि डोमेन के एक ही एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन में एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त हो तो उस परिस्थिति में फलन नहीं होगा। रिलेशन है, रिलेशन है, ठीक है, लेकिन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि शुरू में ही मैंने बोला एक स्पेशल रिलेशन फलन कहलाता है। तो वो स्पेशल रिलेशन में वो कंडीशन कि डोमेन का एक अवयव को डोमेन के एक अवयव से ही क्या हो? कनेक्टेड हो। एक अवयव के लिए केवल एक प्रतिबिंब हो। डोमेन के एक एलिमेंट्स के लिए को डोमेन में एक और केवल एक इमेज प्राप्त हो तब वो फलन होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर? तो पहले मैं नहीं होने का कंडीशन क्लियर कर रहा था। तो देखिए, डोमेन का एक ही अवयव ए को डोमेन के S और W दो से जुड़ा है, यानी एक एलिमेंट्स के लिए दो इमेज मिल रहे हैं, इसलिए यह फलन नहीं होगा। ठीक है? इसको समाज में आपको मैं लेके आ रहा हूं, सामाजिक दृष्टि में। जैसे महाभारत में आप देखा होगा, द्रौपदी नाम की एक स्त्री है। समझ जाएं, ये स्त्रियों का समुच्चय है। समुच्चय, और ये पुरुषों का समुच्चय है। समुच्चय है। इधर युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये एक सभी से जुड़ी द्रौपदी के लिए ये 5 इमेज। तो जैसा बताया जा रहा है कि एक डोमेन के एक एलिमेंट्स के लिए को डोमेन में एक और केवल एक इमेज होना चाहिए। यदि एक से अधिक, एक एलिमेंट्स के लिए एक से अधिक इमेज मिल रहे हों तो वह फलन नहीं है। तो आप अपने लिए सिर्फ इसको मेमोरी में फिट कर ले, ठीक है, कि महाभारत में द्रौपदी और पांचों पांडव का रिलेशन याद रखें, यह फलन नहीं है। फलन नहीं है। लेकिन यह भी साथ में याद रखना होगा कि डोमेन में कौन रखेगा, कौन रहेगा? स्त्री। को डोमेन में कौन होगा? पुरुष। अंडरस्टैंड? यदि आप सोशल में देखोगे तो इसे अच्छी दृष्टि से एक स्त्री के कई पति हों ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन वही को उलट दो तो एक पुरुष की कई स्त्रियां हो तो लोग झूठे शान शौकत समझते हैं। अंडरस्टैंड? बिल्कुल समाज में देखें फंक्शन,
रिलेशन मैंने पढ़ाया। यदि आप कायदे से समझ रहे हैं तो रटना मना है। कमल सर के साथ रटना मना है, लेकिन आप लॉजिकल हो गए, आप तार्किक हो जाएं और कॉन्सेप्ट को फुल कॉन्सेप्ट समझें। जैसे एक और समाज का एग्जाम्पल लेता हूं। डोमेन में बच्चे हो गए, बच्चों का समुच्चय हो गया, बच्चों का समुच्चय, और इधर माताओं का समुच्चय, माताओं का समुच्चय। एक बच्चे की कई मां नहीं हो सकती। एक बच्चे की कई मां नहीं हो सकती। क्या आप कभी कल्पना करेंगे कि कई मां मिलकर के एक बच्चे को जन्म दे रही हैं? एक बच्चे की एक मां ही संभव है। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई एक मां सर जन्म दे दिया, कोई एक मां धड़ दे दिया, कोई एक मां हाथ पैर दे दिया। ऐसा संभव है? एक बच्चा एक ही मां से जन्म लेता है, तो एक बच्चे की एक मां होगी, एक बच्चे की कई मां नहीं। जैसे कोई नाम ले लो भाई आप, झगड़ू। झगड़ू एक नाम है और इसको दो से जोड़ दें, दो माताओं से, एक मीता एक गीता। ठीक है। झगड़ू नाम का एक बच्चा है और इसके दो मां दिखाए गए। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? यह फलन नहीं है, फलन नहीं है। ठीक है, एक बच्चे की दो मां नहीं हो सकती। यदि इसी को उलट देते हैं, इधर मां, इधर बच्चों का समूह, इधर माताओं का समूह। ठीक है, इधर माताओं का समूह, इधर बच्चों का समूह है बेटे। अब एक ही मां के कई बच्चे हो सकते हैं। जैसे महाभारत में चलें, कुंती नाम की एक स्त्री है, कुंती, जिसके 3 बच्चे हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। ओके, जैसे ये क्या है? फलन है। देखो, समाज में एक बच्चे की कई मां नहीं हो सकती, लेकिन एक मां के कई बच्चे हो सकते हैं। अब यहां डोमेन में क्या रखा? डोमेन, डोमेन, ये भी डोमेन है, ये कोडोमेन है। कोडोमेन, कोडोमेन। क्लियर है? तो डोमेन का एक ही अवयव
सॉरी यार, ये गड़बड़ है। इधर बच्चों के समुच्चय में का समूह, इधर माता का समूह, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, इधर कुंती। ठीक है, डोमेन में बच्चे। क्लियर है? बच्चों का समूह, तो कई बच्चों की एक माँ हो सकती है, लेकिन एक बच्चे की कई माँ नहीं। ये फलन नहीं, ये फलन है। क्लियर हो गया? जैसे रामायण में चले तो भरत, शत्रुघ्न नाम के ये दो बच्चे हैं। ये डोमेन है। को डोमेन में एक माँ, कौशल्य से राम थे, सुमित्रा से भरत, कैकेयी, सुमित्रा से लक्ष्मण, कैकेयी से भरत और शत्रुघ्न। कैकेयी, आप इन किरदारों को देखो, पूरा फलन खत्म। भरत कैकेयी का बेटा है, भरत की माँ कैकेयी, शत्रुघ्न की माँ कैकेयी। ठीक है, तो देखो ये भी क्या है? फलन है। फलन है, ये कोडोमेन है। कोडोमेन। ओके, क्लियर है कि नहीं है? देखो, डोमेन के कई अवयव को डोमेन के एक अवयव से जुड़ा फंक्शन है। ठीक है, समाज में भी देखते हो कि एक माँ के कई बच्चे हो सकते हैं, यानी कई बच्चों की एक ही माँ हो सकती है। लेकिन यदि उलट दे कि जैसे एक बच्चा कई माँ, एक बच्चे की कई माँ नहीं हो सकती, क्योंकि कई स्त्रियां मिलकर के एक बच्चे को जन्म नहीं देती। एक बच्चे को एक ही माँ जन्म देती है, चाहे जैसा भी जन्म दे, बच्चा जैसा भी हो। ठीक है, तो यानी डोमेन का एक अवयव को डोमेन के एक से अधिक अवयव से कनेक्टेड हो, जुड़ा हो। ठीक है, या डोमेन के एक एलिमेंट्स के लिए को डोमेन में एक से अधिक इमेज हो तो वह फलन नहीं है, और इसके कई एक से जुड़े हों तो फंक्शन है। द्रौपदी को याद रखें, बिल्कुल नहीं है फलन। ठीक है, यह देखो, यह फलन नहीं है। ऊपर से एक, फिगर नंबर 1 फलन नहीं है, फिगर नंबर 2 ये भी फलन नहीं है, फिगर नंबर 3 ये भी फलन नहीं है, 4 फलन है और 5 भी फलन है। तो यहाँ से क्या दिखा हमको दिखा कि डोमेन के एक अवयव के लिए को डोमेन में एक और केवल एक यूनिक इमेज होना चाहिए, तभी वो फलन है, वरना नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक परिस्थिति और है जब फलन नहीं होगा। देखें, थोड़ा छोटे में बनाते हैं। ठीक है, ए है
बी है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एक के लिए एक इमेज है, लेकिन डोमेन में देखिए, डोमेन में एक एलिमेंट्स क्या है, शेष है। एक एलिमेंट्स डी ऐसा एलिमेंट्स है जिसके लिए को डोमेन में कोई इमेज नहीं है, यानी डोमेन में कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, डोमेन में कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं होना चाहिए। डोमेन में एक भी एलिमेंट्स ऐसा मिल गया जो को डोमेन के किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, तो यह फलन नहीं है। फलन नहीं है। यदि डोमेन में एक भी ऐसा एलिमेंट्स मिल जाए जो को डोमेन के किसी भी अवयव से कनेक्टेड नहीं है, या इसको इस भाषा में भी कह सकते, डोमेन के एक अवयव के लिए को डोमेन में कोई इमेज नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है, तो यह फलन नहीं है। ओके, ठीक है। एक परिस्थिति और है, अब देखें, जैसे ए बी सी आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है कि नहीं है? तो ए का इमेज, ए के लिए इमेज एस है, बी के लिए यू है और सी के लिए टी है। अब देखो ये फलन है, डोमेन को डोमेन, ठीक है। यदि डोमेन के सभी अवयव के लिए को डोमेन में एक इमेज है, लेकिन को डोमेन में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स के इमेज नहीं हैं, ठीक है, तो क्या होगा? यह फलन है। देखो, यदि डोमेन में कोई एलिमेंट्स खाली है, उसके लिए कोई इमेज नहीं है डोमेन में, को डोमेन में, तो यह फलन नहीं है। लेकिन यदि डोमेन में कोई खाली एलिमेंट्स बच जाता है, को डोमेन में, सॉरी, को डोमेन, डोमेन नहीं, को डोमेन में कोई खाली एलिमेंट्स हो, डोमेन के सभी कनेक्टेड हों, फलन होने के कंडीशन को संतुष्ट करते हों, तो ये क्या है? फलन है, फलन है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को इतनी बात तो क्लियर ही हो गई होगी कि फलन है, फलन नहीं है। कन्फर्म हो गए हैं कि नहीं? मैं आशा करता हूं कि एकदम बिल्कुल जिस अंदाज में, तो इस अंदाज में रिलेशन एंड फंक्शन तो नहीं ही मिलेगा। अंडरस्टैंड? मजा आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लाइक, जितने कमेंट करेंगे कि मज़ा आ रहा है कि नहीं, उतना ही और ज़्यादा उत्साह से कमल सर आपके लिए और अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी और सरल से सरल भाषा में गणित को उपलब्ध कराते रहेंगे। और दोस्तों को ज़रूर बताएं कि भाई देखो, एक शिक्षक YouTube पर आए हुए हैं, केवल देखो खोल के बात समझ में आ रही है कि नहीं। गणित एकदम बिल्कुल सिंपल से सिंपल, दुनिया की सबसे आसान सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज द वेरी सिंपल सब्जेक्ट इन होल वर्ल्ड, इट इज माय सेंटेंस। ओके, ठीक है। तो मैं आज आपको केवल ये समझाया
कि फलन क्या है, एक संबंध, एक विशेष प्रकार के संबंध को फलन कहते हैं। ठीक है, फलन कुछ और नहीं है, एक संबंध ही है, लेकिन एक स्पेशल केस है। उन्हीं स्पेशल केसों को मैंने दिखाया कि कब फंक्शन है और कब फंक्शन नहीं है। आपके समाज में भी जो प्रचलित चीज़ें थी मैंने दिखाया, अभी बहुत कुछ है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि फलन है, फलन नहीं है। तो अब आगे अंतःक्षेपी, जिसे ऑनटू मैपिंग कहते हैं, इनटू मैपिंग, अंतःक्षेपी, इनटू मैपिंग, ऑनटू मैपिंग, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन को इंग्लिश में ऑनटू मैपिंग, अंतःक्षेपी को इनटू मैपिंग। और फिर जब ऑनटू और इनटू समझ लेते हैं तब उसके बाद एकाकी बहु एकाकी, वन वन मैपिंग, मेनी वन, और फिर मेनी वन ऑनटू मेनी वन इनटू वन वन, वन वन ऑनटू वन वन इनटू, फिर मेनी वन ऑनटू मेनी वन इनटू। क्लियर हो जाएगा, कम से कम 2 लेक्चर और लगेंगे इसमें। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एकदम मेरे दोस्तों इतना आसान है मैथ कि मैं क्या बताऊं, इतना आसान है। तो अब जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें। आज मैं अपना क्लास यहीं एंड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा आपसे फंक्शन में। आप टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पहले ये क्लियर आप कर लें अभ्यास कि किन परिस्थितियों में फंक्शन है नहीं है। जब शिक्षकगण सवाल एक्सरसाइज के छाप रहे होते हैं और आप उतार रहे होते हो, कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको समझ नहीं आता कि ये कैसे फंक्शन है, कैसे नहीं, कह रहे नहीं है, ये हमको लग रहा है। तो जब क्लियर नहीं होता तो समझ में नहीं आता, आप रटने लगते हो। ठीक है, क्यों? आपके पास लॉजिक नहीं। बिल्कुल रटना मना है। किसी भी टॉपिक को पढ़ो, एक स्पेशल अंदाज में पढ़ो। ठीक है, तो पहले फलन क्या है, फिर ये मैथमेटिकल फंक्शन किन परिस्थितियों में फलन होगा, किस में फलन नहीं होगा। अब टाइप ऑफ फंक्शन पर चलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मज़ा आ रहा होगा बिल्कुल मेरे साथ आपको पढ़ने में। और दोस्तों को ज़रूर इस बात को बताएं कि भाई देखो एकदम बिल्कुल सरल से सरल भाषा में एक शिक्षक लेके आए हैं यूट्यूब पर। ठीक है, मज़ा आ रहा हो तो ठीक है। आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।